तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बड़ी खबर आपको बता दें, उप जिला प्रमुख और उप प्रधान के चुनाव आज होने हैं। 6 जिलों में ये चुनाव होंगे और आपको बता दें कि नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब खत्म होने वाली है, क्योंकि सुबह 10 बजे ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हुई थी और 1 घंटे यानी 11 बजे तक नामांकन दाखिल किया जाना था। और आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने का जो समय है वो अब खत्म होने वाला है। और आपको बता दें कि 6 जिला और 78 ग्राम पंचायत, इन सभी जगहों पर जिला प्रमुख 6 जिलों में और 78 ग्राम पंचायतों में उप प्रधान चुने जाएंगे। और इसको लेकर के नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अभी चल रही है और नामांकन की प्रक्रिया 11 बजते ही खत्म हो जाएगी। उसके बाद नॉमिनेशन नहीं हो सकेगा, 1 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। और आपको बता दें कि सुबह के 11 बज चुके हैं, यानी नामांकन की प्रक्रिया जो है वो अब खत्म हो गई है। सुबह 10 बजे नामांकन की प्रक्रिया शुरू हुई थी, 11 बजे तक नामांकन की प्रक्रिया चलनी थी, 11 बज चुके हैं और अब नामांकन की प्रक्रिया जो है वो खत्म हो गई है। अब यहां से वक्त शुरू होता है नाम वापसी का। वो दोपहर 1 बजे तक का वक्त है, यानी जिन प्रत्याशियों को संभव हो वो अगर वो फाइट नहीं करना चाहते हैं तो वो अपना नाम वापस ले सकते हैं। सचिन हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, उनके पास अपडेट है। सचिन, क्या अपडेट आपके पास? नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, जयपुर की स्थिति क्या अब? लगता है सचिन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि हम सभी जिलों की स्थिति क्या है वो आपको बताएंगे, चाहे वो जयपुर हो, जोधपुर हो, सवाई माधोपुर हो, भरतपुर हो, दौसा हो या सिरोही हो। ये 6 जिले जहां पर जिला उप प्रमुख जो है वो चुने जाएंगे। सचिन हमारे साथ जुड़ गए। सचिन, 11 बज चुके हैं, नामांकन की प्रक्रिया खत्म हो चुकी है, कितने नॉमिनेशन जो हैं वो हुए हैं जयपुर में? अभिषेक, देखिए जयपुर के अंदर 4 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से मोहन डागर ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। वहीं अगर बीजेपी की तरफ से बात करें तो कल की तरह ही बीजेपी ने इस बार कल से एक कदम आगे बढ़कर 3 नामांकन पत्र दाखिल करवा दिए हैं। इसके अंदर अगर बात की जाए तो तीनों नामांकन पत्रों में मनोज कुमावत का नामांकन दाखिल करवाया है, इसके अलावा राज कंवर का नामांकन दाखिल करवाया है और शारदा यादव का नामांकन जो है वो यहाँ पर दाखिल करवाया गया है। इन्हें 3 नामांकन पत्र जो है वो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर दाखिल करवा दिए गए हैं और ये एक रणनीति के तहत दाखिल करवाए गए नामांकन पत्र हैं, क्योंकि तीनों जो कह सकते हैं कि जो समाज है उनको साधने की कोशिश की गई है। सामान्य की सीट है, सामान्य वर्ग की सीट है, ऐसे में माफ कीजिएगा ओबीसी वर्ग की सीट है। ऐसे में इसके अंदर 2 ओबीसी के चेहरों को शामिल किया गया है और एक जो है वो सामान्य वर्ग से चेहरे को इसमें शामिल किया गया है। तो तीनों हैं, लेकिन इनमें से 2 नामांकन पत्रों को वापस लेना होगा बीजेपी को। 1 बजे तक का समय फिलहाल तय है बीजेपी के लिए कि वो अपने नामांकन पत्रों को वापस ले लें। अब इसके पीछे क्या वजह रही कि 3 नामांकन पत्रों को दाखिल करने पड़े, इस पर हमने बात करने की भी कोशिश की। तमाम जो तीनों प्रत्याशी थे बीजेपी के उन्होंने, लेकिन उन्होंने भी किसी तरीके की कोई बात नहीं की गई। और जो देहात के जिला अध्यक्ष आए थे उनके साथ में, उनसे भी जब मैंने पूछा तो उन्होंने भी कहा कि रणनीति के तहत ही जो है नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं कल की तरह ही। तो अब 2 नाम ऐसे कौन से होंगे जिन्हें बीजेपी वापस लेगी और एक नाम वो कौन सा होगा जो कि उप जिला प्रमुख के लिए कांग्रेस के जो मोहन डागर है उनके सामने जिनका चुनाव होगा, जिनका सीधा मुकाबला होगा। जहां तक बहुमत की बात करें तो बीजेपी इस समय बहुमत में है, दिखाई दे रही है। उनके पास में 26 सदस्यों का जो बहुमत प्राप्त है और जो आंकड़ा है जिला परिषद जयपुर के अंदर वो भी 26 का ही है। तो यानी कल जिस तरह से 26 वोट जो पक्ष में पड़े थे जिला प्रमुख के लिए रमा देवी के पक्ष में, वही कुछ स्थिति आज भी बनती हुई दिखाई दे रही है। जब हमने मोहन डागर से बात की थी तो वो भी पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि आत्मविश्वास से लबरेज नहीं थे। उनका यही कहना था कि वो ये चाहेंगे। ठीक है सचिन, मैं आपके पास फिर आता हूं। इस वक्त चलते हैं भरतपुर, हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, भरतपुर से क्या अपडेट? दीपक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? बीजेपी से शिखा शर्मा है जो नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची। आप
बिल्कुल आवाज आ रही है। बीजेपी से शिखा शर्मा है, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंची है। उप जिला प्रमुख का बात करते हैं। आपने उप जिला प्रमुख के लिए नामांकन दाखिल किया है, क्या पार्टी से बात होकर कैसे नामांकन दाखिल किया है? पार्टी से बात हुई है, उसके बाद हम लोग ने नामांकन जो पार्टी ने एक निर्दलीय नामांकन भी दाखिल कराया है। हाँ जी, बट पार्टी ने जो कहा वही चल रहा है, जो भी चल रहा है, और वो वापस होने की समस्या मतलब संभावनाएं हैं। बिल्कुल। देखिए किन विकास के मुद्दों को लेकर के जो है उप जिला प्रमुख बीजेपी के खाते में जाएंगी दोनों सीट, क्या लग रहा है आपको? हाँ, अभी तो आगे पता चलेगा कि क्या होता है। विकास का मुद्दा तो है ही है, वो तो प्रायोरिटी है, बीजेपी की ही प्रायोरिटी है। स्वच्छ भारत। आपको लग रहा है कि जिस तरीके से कल जो जिला प्रमुख के लिए मतदान हुआ था 28 मत मिले थे, तो क्या आज भी वही तरीके से मत आपको मिल पाएंगे? हाँ जी, कोशिश यही है और सबकी शुभकामनाएं आप लोगों की, तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल। देखिए लगातार जो है जिला प्रमुख उप जिला प्रमुख के लिए शिखा शर्मा है, नामांकन दाखिल करने के लिए बीजेपी से यहाँ पहुंची। उन्होंने कहा है कि कल जिस तरीके से जिला प्रमुख के लिए मत मिले थे वो पूर्ण बहुमत के साथ आज भी जो है उप जिला प्रमुख बनाएंगे, कहना है। और कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गुर्जर है, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है, लेकिन कांग्रेस में कल देखा गया था कि जिस तरह से क्रॉस वोटिंग हुई थी, आज कांग्रेस के लिए उप जिला प्रमुख बनाना बड़ी चुनौती है। लेकिन बीजेपी पूरा दावा कर रही है कि जिस तरह से उन्होंने जिला प्रमुख बनाया है उसी तरीके से वो उप जिला प्रमुख बनाएगी। जी चलिए, बिल्कुल दावा अपने अपने दावे हैं, लेकिन एक और चीज दीपक, जैसा कि आप बात कर रहे थे, एक और निर्दलीय को भी अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने, तो ये किस रणनीति के तहत हो सकता है? क्योंकि बहुमत तो उनके पास है, कल जिस तरीके से उन्होंने प्रमुख बनाया तो उम्मीद तो यही बीजेपी कर रही होगी कि वो सारे वोट एक बार फिर से उनके खाते में आएंगे। तो फिर किस रणनीति के तहत दो उम्मीदवार? देखिए, इस बारे में जो प्रभारी हैं कि अरुण चतुर्वेदी, हमारी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि टाइमिंग के हिसाब से जो है निर्दलीय प्रत्याशी को फॉर्म भराया गया है। कहीं ऐसा ना हो कि किसी कारण से जो है नामांकन है वो मिस हो जाए, उसकी वजह से पहले जो है रीबैकिंग के लिए उन्होंने पहले नामांकन जो गुड्डी देवी हैं उनसे निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल कराया। लेकिन हमने ये चीज़ उनसे स्पष्ट जानने की कोशिश की कि कहीं ऐसा ना हो कि कल की तरह जो क्रॉस वोटिंग हुई कांग्रेस की तरफ से बीजेपी में हुई थी, आज बीजेपी की जो क्रॉस वोटिंग है वो कांग्रेस की तरफ ना हो जाए। तो उस पर उन्होंने कहा कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, भरतपुर में उप जिला प्रमुख भी बीजेपी का बनेगा और जो नामांकन दाखिल कराया है निर्दलीय का वो जो कि वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि टाइमिंग की वजह से जो नामांकन दाखिल कराया गया था कि कहीं ऐसा ना हो कि शिखा शर्मा जो यहाँ पहुंच रही थी उनको समय लग रहा था, तो समय की वजह से जो है कि कहीं जो नामांकन है वो मिस ना हो जाए, इसकी वजह से उन्होंने एक निर्दलीय के रूप में नामांकन दाखिल किया था। जब हमने कहा था कि क्या आपके द्वारा ही ये जो निर्दलीय नामांकन है वो भरवाया गया है, तो इस पर अरुण चतुर्वेदी जो है प्रभारी हैं भरतपुर के, उन्होंने कहा कि हमारे द्वारा ही कहा गया है कि वो गुड्डी देवी जो है वो नामांकन दाखिल करें। मिसिंग की वजह से ये पूरा जो है नामांकन दाखिल करने का मामला है। इस पर स्पष्टीकरण भी उन्होंने दे दिया है कि उस नामांकन को वापस ले लिया जाएगा और शिखा शर्मा जो है वो पूरी तरफ से बीजेपी की तरफ से उप जिला प्रमुख के लिए चुनी गई हैं। यानी कुल 3 नामांकन जो हैं वो हुए हैं भरतपुर में और जयपुर में 4 नामांकन जो हैं वो हुए हैं। सचिन, जयपुर की स्थिति अगर हम आपसे समझें, देखिए बीजेपी अपनी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़ रही है, कांग्रेस अपनी रणनीति के हिसाब से बढ़ रही है। कल के बाद ऐसा लगा कि कांग्रेस की रणनीति थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमजोर हुई है, जिसका खामियाजा भी उसे भुगतना पड़ रहा है। आज जो अब दुहाई दी जा रही है, जैसा आपने डागर साहब से भी बात की तो उनका यह कहना था कि जो कल गए थे वो अंतरात्मा की बात सुनेंगे और वापस आएंगे। सचिन, जो कॉन्फिडेंस कल अभी से 24 घंटे पहले दिख रहा था वो अचानक से खत्म हुआ है, तो फिर अंतरात्मा की दुहाई देना यह कहां तक लग रहा है कि काम कर पाएगा कांग्रेस के लिए? देखिए, राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है, ऐसा हम कल देख चुके हैं और पहले मर्तबा भी कई बार पूरे देश भर में चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, बसपा हो, दल बदल हमेशा होते रहे हैं, मतलब तख्ता पलट होते रहे हैं, तो असंभव तो कुछ भी नजर नहीं आता। लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज की बात करते हैं तो मोहन डागर की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बिल्कुल आज डल नजर आई। हमने उनसे बार बार एक सवाल पूछा कि वो किस आधार पर जीत का दावा करें, तो एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि उनके पक्ष में सभी वोट पड़ेंगे। उन्होंने यही बात कही कि जो 2 वोट जो जिन 2 लोगों ने बगावत की है, जो जिला प्रमुख बनी है रमा देवी और जो जेकी टाटीवाला, जिनके वोट से बीजेपी का बोर्ड बना है और कांग्रेस की हार हुई है,
उनका कहना था कि हमारे दोनों साथियों को सद्बुद्धि देगा भगवान और वो अंतरात्मा की आवाज़ सुनेंगे और आज हमारे पक्ष में वोट करेंगे। मतलब साफ है, मोहन डागर की अगर बातों को माना जाए, सत्य माना जाए, तो ये बात साफ है कि कांग्रेस इस लड़ाई में केवल इसलिए उतरी है कि वो नहीं चाहती कि बीजेपी का जिला प्रमुख जो है वो निर्विरोध चुना जाए, उसे भी जो है वो लड़ाई लड़नी पड़े, वोटिंग हो। यही एक सबसे बड़ी वजह है कि मोहन डागर को प्रत्याशी बनाया गया है उप जिला प्रमुख का। बाकी कहीं से भी ये नहीं लग रहा कि उप जिला प्रमुख कांग्रेस बनाने में कामयाब होगी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले अपनी बात की शुरुआत की थी कि राजनीति और कुछ भी असंभव नहीं है। हो सकता है पिछले कुछ घंटों में कांग्रेस कुछ ऐसा दाव चले जिसका तोड़ बीजेपी के पास ना हो सकता है कि कहीं क्रॉस वोटिंग की तैयारी कांग्रेस ने कर ली हो अंदर खाने, और यही वजह हो कि कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा हो और बीजेपी को डाल में पात या हम कह सकते हैं कि टिट फॉर टैट आज कांग्रेस देना चाहती हो। लेकिन मोहन डागर की जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो हमने उनसे बात करी, उससे इन बातों का कोई सरोकार नहीं है दूर दूर तक। वो केवल और केवल एक उम्मीद के आधार पर उनको प्रत्याशी बनाया गया, वो वोट नामांकन दाखिल करने यहाँ पर आ गए, लेकिन कहीं से भी वो कॉन्टेस्ट कर रही है कांग्रेस। लेकिन एक और चीज ये भी है, दूसरी तरफ बीजेपी अगर देखें सचिन, बीजेपी तो हद से ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रही है कल के बाद से। देखिए, कल तक सतीश पूनिया जयपुर में थे, आज जो जानकारी मिल रही है कि सतीश पूनिया सुबह सुबह भरतपुर चले गए हैं, यानी अब एक तरीके से कहें वो पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ भाई, हमने जिला प्रमुख बना लिया, उप प्रमुख भी हम बना रहे हैं, ये तय है। बिल्कुल अभिषेक, यही वजह है। देखिए, भरतपुर में कल बीजेपी का जिला प्रमुख बन गया है। अब किसी भी हाल में भरतपुर के अंदर बीजेपी नहीं चाहती कि उप जिला प्रमुख उनके हाथ से छिटके। शायद यही वजह है कि खुद प्रदेश अध्यक्ष भरतपुर के लिए रवाना हो गए, जबकि कल जब जिला प्रमुख की जब लड़ाई वहां चल रही थी तब वो जयपुर में मौजूद थे, क्योंकि कल उनके लिए जयपुर महत्वपूर्ण था। आज वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं और यही वजह है कि देखिए 3 पर्चे दाखिल करवाए गए हैं। कहीं ना कहीं शायद अंदर खाने से बीजेपी में ये आवाज उठ रही हो, क्योंकि जनरल सीट है, ऐसे में हो सकता है सभी लोग एक नाम पे सहमत ना हुए हो, थोड़ा समय और मिल जाएगा सभी लोगों की सर्वसम्मति के लिए। क्योंकि आप देखिए, नामांकन दाखिल करने का समय 11 बजे तक था और नाम वापसी का जो समय है वो 1 बजे तक है, यानी 2 घंटे का समय बीजेपी के पास अभी है। अगर मान लीजिए किसी नाम पर रामकेश मीणा पर सहमति नहीं बन पाई हो तो हो सकता है कि उसमें सहमति बनाने की कोशिश की जा रही हो। शारदा यादव को खड़ा किया गया है ओबीसी से, रामकेश मीणा को एसटी वर्ग से खड़ा किया गया, और एक जो कैंडिडेट है राजकंवर, वो जनरल से आती है, यानी राजपूत समाज से आती है। तो तीनों समाजों को प्रतिनिधित्व देने की कोशिश की गई है, उनको वोट के लिए खड़ा कर दिया गया है। और अब अंदर खाने से यही खबरें आ रही है कि अब जाकर 2 घंटे का जो समय बचेगा उसमें एक राय बनाने की कोशिश की जा रही है कि किस उम्मीदवार को रखा जाए और किनके 2 के नाम वापस लिए जाए। कल जो स्थिति थी वो उससे उलट थी। रमा देवी को कांग्रेस से तोड़ के लाया गया था, तो ऐसे में एहतियातन तौर पे अचरज कंवर का नामांकन इसलिए भी भरवाया गया था कि अगर रमा देवी लास्ट मोमेंट पे अगर कोई ऊपर नीचे होता है, लास्ट मोमेंट पे अगर वो इनके साथ नहीं आती है, तो अचरज कंवर इनकी प्रत्याशी के तौर पे बिल्कुल सच। लेकिन जब तो बीजेपी पूरी तरीके से ठोक बजाकर अपनी रणनीति बना रही है। दीपक के पास चलते हैं। दीपक, आपके पास कोई अपडेट है, बताएं। बिल्कुल, देखिए अभिषेक, अपडेट ये है कि बीजेपी की पूरा दावा कर रही है कि वो अपना उप जिला प्रमुख बनाएगी, लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने 2 नामांकन दाखिल किए हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं रणनीति है, वो नजर आ रही है कि बीजेपी ने आखिर 2 नामांकन क्यों दाखिल किए हैं। उस पर स्पष्टीकरण हालांकि जो प्रभारी है अरुण चतुर्वेदी, उन्होंने दिया है। कांग्रेस की तरफ से जो है प्रियंका गुर्जर को नामांकन दाखिल किया है, क्योंकि कांग्रेस नहीं चाहती कि भरतपुर में जो है निर्विरोध बीजेपी का उप जिला प्रमुख बनाया जाए। ऐसे में कांग्रेस ने नामांकन तो दाखिल कराया है, लेकिन अब ये स्पष्ट रूप से देखने को शाम को मिलेगा कि कांग्रेस को कितने मत मिल पाते हैं। क्या बीजेपी कल की चलिए ठीक है दीपक, मैं आपके पास फिर आता हूं, सचिन के पास भी चलेंगे, लेकिन इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। सचिन पायलट, जन्मदिन है आज इनका और उन्हें बधाई देने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उनके जयपुर निवास पर भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं वो पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सचिन पायलट का आज जन्मदिन है, 44 साल के हो गए सचिन पायलट। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर से, जो सचिन पायलट का निवास है। आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में जो उनके समर्थक हैं, जो उनके चाहने वाले हैं, उन्हें
उनके इस जन्मदिन के मौके पर बधाई देने के लिए उनके आवास पहुंचे हैं जयपुर। तो हमारे सहयोगी दीपक व्यास जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, सचिन पायलट का जन्मदिन और भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं बधाई देने के लिए। देखिए अभिषेक, निश्चित तौर पर आज सचिन पायलट का जन्मदिन है और 44वां ये जन्मदिन है और इसी को लेकर एक बड़ी तादाद में जो यहाँ पर कार्यकर्ताओं के समर्थकों की जो भीड़ है वो यहाँ पर नजर आ रही है। कार्यकर्ता समर्थक उन्हें बधाई दे रहे हैं। अभी कुछ ही मिनट पहले सचिन पायलट अपने निवास से बाहर निकल कर आए हैं और निवास के बाहर जो मंच ये जो दिख रहा है, इस मंच पर सचिन पायलट मौजूद हैं और इस मंच पर खड़े होकर उन्होंने अभी जो लड्डू से बना केक है वो यहाँ पर काटा है। उनके समर्थक, उनके जो कार्यकर्ता है वो ये केक लेकर पहुंचे थे और ऐसे में उसके बाद में बाकायदा उनका मुंह मीठा कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने, नेताओं ने करवाया है और उसके बाद में अब सचिन पायलट जो है वो लोगों से मुलाकात यहाँ पर कर रहे हैं। तस्वीरों के जरिए साफ पता लगता है कि बड़ी तादाद के अंदर प्रदेश के कई इलाकों से, कई जिलों से जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं और पायलट को जन्मदिन की शुभकामनाएं यहाँ पर दे रहे हैं। खास बात यह है कि आज जिस तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर आई है उसको देखते हुए यहाँ पर सिविल लाइंस में राजभवन चौराहे से लेकर जो सिविल लाइंस मेट्रो स्टेशन तक की रोड है, इस रोड को यहाँ पर बंद कर दिया गया है, बैरिकेडिंग यहाँ पर लगा दी गई है और रोड के इस लगभग चलिए बिल्कुल दीपक, जो तस्वीरें हैं वही बहुत कुछ कह रही हैं कि सचिन पायलट को चाहने वाले कितनी संख्या में हैं और लोग वहां पहुंचे हैं उन्हें बधाई देने के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सचिन पायलट का जन्मदिन आज और उन्हें बधाई देने के लिए भारी संख्या में लोग उनके निवास पहुंचे। रास्ते के विवाद को सुलझाने पहुंची झुंझुनू में नवलगढ़ बाई की सरपंच और कांग्रेस की जिलाध्यक्ष तारा पूनिया से महिलाओं ने हाथापाई की। ये हाथापाई की तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे कुछ महिलाएं सरपंच को रोकने की कोशिश कर रही हैं और इस दौरान उनके बीच हाथापाई। सरपंच और कांग्रेस जिलाध्यक्ष तारा पूनिया ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और कुछ लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। सरपंच और तारा पूनिया ने यह आरोप लगाया है कि गांव की किशोरी देवी ने एक परिवार का रास्ता रोक दिया। कई बार समझाने के बाद भी उन्होंने रास्ता नहीं खोला। इसके बाद वो रास्ता खुलवाने के लिए 2 दिन पहले पंच के साथ मौके पर पहुंच गई थी और समझाइश भी की थी। इसके बावजूद किशोरी देवी ने रास्ता नहीं खोला। बाद में वो खुद मौके पर पहुंची और तारबंदी को हटवाया और रास्ता खोल दिया। इससे नाराज किशोरी देवी और उसकी बेटी हाथापाई पर उतरी। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सिरोही के जावाल नगर पालिका में एक कार्रवाई एसीबी ने की है। यहां पर एसीबी ने पालिका चेयरमैन को ट्रैप किया है। एसीबी ने 18,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। चेयरमैन विक्रम राणा को एसीबी ने ट्रैप किया। एनओसी लेने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी से 20,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। परिवादी मगना राम की शिकायत पर जालौर एसीबी ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। प्रतीक हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रतीक, क्या जानकारी, कैसे यह कामयाबी मिली है एसीबी को? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि यहाँ पर नवनिर्मित जो है जावाल नगर पालिका बनी थी। यहाँ पर जो है अंबिका नगर में एक मगना नाम करके परिवादी है जिसने मकान की एनओसी बनाने की एवज में लगातार चेयरमैन उससे रिश्वत मांग रहा था और 20,000 रुपए में ये बातें डील हुई थी। उसके बाद में उसने 1,000 रुपए दे दिया था, लेकिन उसके बाद में 18,500 रुपए देने थे, जो आज उसने शिकायत की एसीबी में। जालोर की टीम ने मौके पर तभी थी और 18,500 रुपए जो चेयरमैन जो है जीतू राणा, उसके मौके पर उसके जेब से पैसे मिले और एसीबी ने कामयाबी हासिल की है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी के लिए।
हिमाचल प्रदेश में 18 प्लस की 100% आबादी को कोविड-19 वैक्सीन की पहली डोज दिए जाने पर एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पीएम ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाली शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। हिमाचल प्रदेश में 18 साल से अधिक उम्र की आबादी को 100% वैक्सीनेशन की पहली डोज दिए जाने के बाद एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री ने कोरोना वैक्सीनेशन में उत्कृष्ट योगदान देने वाले अनेक शख्सियतों के साथ सीधा संवाद किया। पीएम ने एक तरफ जहां हिमाचल प्रदेश के तमाम नागरिकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी, तो वहीं कुल्लू जिला के ऐतिहासिक गांव मलाना की आशा वर्कर निर्मा देवी के साथ पीएम ने सीधा संवाद भी किया। इतना ही नहीं, पीएम ने मलाना जैसे देवास्था के केंद्र में लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के बारे में भी निर्मा देवी से जाना। आयुष्मान भारत योजना हो या फिर हिमाचल प्रदेश की सहारा योजना, ये गंभीर बीमारियों की स्थिति में बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। इनका लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिले, हर जरूरतमंद को मिले, इसके लिए भी सरकार के प्रयास जारी हैं। माता जी आपको प्रणाम। इस खास कार्यक्रम के दौरान हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने केंद्र सरकार को धन्यवाद देते हुए कहा कि पीएम मोदी के सहयोग के बिना हिमाचल प्रदेश के लिए उपलब्धि हासिल करना संभव नहीं था। बहुत बड़े संकट में से आगे बढ़ते हुए आपने न भारत को रुकने दिया और न ही किसी प्रदेश के विकास को रुकने दिया। उसके लिए मैं समझता हूं कि देशवासियों का भी हम आभार व्यक्त करते हैं। वहीं इस खास कार्यक्रम की समाप्ति के बाद हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने पत्रकारों से बात करते हुए इस उपलब्धि पर खुशी जताई और मीडिया से जानकारी साझा करते हुए बताया कि इस खास मौके पर पूरे हिमाचल प्रदेश में अलग अलग जगहों पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। भारत के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के मुख्यमंत्री श्रीमान जयराम ठाकुर जी को विशेष तौर पर शाबाशी दी है और हिमाचल प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं और बधाई दी है। तो आज ये कार्यक्रम था और जो पूरे हिमाचल प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किया गया। जाहिर है हिमाचल प्रदेश की ये उपलब्धि खास है और निश्चित तौर पर यह कामयाबी दूसरे राज्यों को भी प्रेरित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए क्रिप्टो की समझ।